बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले 24 घंटों में यमनियों ने जिस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का एक सिलसिला शुरू किया है, इसमें एक तरफ तो इसराइल के इलाकों को निशाना बनाया गया, इसके साथ साथ अमेरिका की तरफ से दागे जाने वाले दुनिया के ख़तरनाक तरीन ड्रोन MQ-9 रीपर को एक दफ़ा फिर यमन की एयर स्पेस में अपने लोकली मेड यानी यमन के देसी साख्ता सरफेस टू एयर मिसाइल से एक दफ़ा फिर टारगेट किया है। और यमन की इन कार्रवाइयों के बाद जो अब तक तादाद है इन अमरीकी MQ-9 रीपर ड्रोन्स की, वो 23 तक पहुंच चुकी है। अगर इस हवाले से बात करें तो यमनी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी का एक स्टेटमेंट शाया हो चुका है, जिसमें इस ताज़ा तरीन कार्रवाई के हवाले से बयान किया जा रहा है। क्या स्टेटमेंट है, इसकी तरफ चलते हैं। बाय द ग्रेस एंड हेल्प ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, our air defense succeeded in shooting down a hostile American MQ-9 Reaper drone while it was carrying out hostile missions in the airspace of Hajjah Governorate. The drone was shot down with a locally manufactured surface-to-air missile. This is the fourth drone our air defenses have shot down in 2 weeks, and the 19th during the Battle of the Promised Victory and the Holy Jihad in support of Gaza. अब एक तरफ तो ये बताया जा रहा है यमनी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया कासिम सरी की तरफ से कि अब तक जो यमनी कार्रवाइयाँ पिछले 2 हफ्तों में करते आए हैं, यानी फिर 1 अप्रैल या 30 मार्च से लेकर अब तक 2 हफ्तों के दौरान ये चौथा MQ-9 रीपर ड्रोन है जो कि तबाह किया गया है यमन की एयर स्पेस में, यमन के फ़िज़ाई हुदूद में। और अगर बात करते चलें कि जब से यमनियों ने अपने फ़लस्तीनी भाइयों के शाना बशाना इस जंग में उनको सपोर्ट करना शुरू किया है, गज़ा के कॉज को सपोर्ट करना शुरू किया है, यानी फिर 2024 से लेकर 13 अप्रैल 2025 तक ये 19वां ड्रोन है जो कि यमन की फ़िज़ाई हुदूद में अब तक हौसी तबाह कर चुके हैं। अगर इस ड्रोन की कीमत की बात करें तो हमने आपको इससे पहले भी बताया था कि इस एक अमरीकी MQ-9 रीपर ड्रोन के ऊपर अमरीकी 32 बिलियन डॉलर्स की लागत आती है, यानी 3 करोड़ 20 लाख अमरीकी डॉलर का ये एक ड्रोन है जिसके ऊपर अमेरिका खर्च करता है। और इसका मकसद ये होता है कि जब ये यमन में भेजा जाता है, हॉस्टाइल मिशन करने के लिए भेजा जाता है, यानी फिर यमनियों के हवाले से जो भी खुफिया मालूमात इंफॉर्मेशंस हैं वो गैदर करता है। इसके साथ साथ हॉस्टाइल मिशन के अंदर ये ड्रोन कुछ मिसाइल्स लेकर भी अपने साथ उड़ सकता है और जिनको मुख्तलिफ मुकामात पर रिमोटली दागा जा सकता है, यानी फिर ये बगैर पायलट के चलने वाला तैयारा दुनिया के बहुत सारे मुकामात से रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है, रिमोट कंट्रोल के ज़रिए चलाया जा सकता है। और अब तक यमनी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी के मुताबिक ये 19वां ड्रोन तैयारा था जो कि यमन की फ़िज़ाई हुदूद में अब तक तबाह किया गया है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तो वो 19 तैयारे हैं जो कि यमन ने 2024 से लेकर अब तक तबाह किए हैं और इनकी मालियत अरबों डॉलर बनती है। और अगर बात करें 2017 से लेकर अब तक, तो उस वक्त से लेकर अब तक ये 23वां ऐसा ड्रोन है MQ-9 रीपर जो कि यमन की फ़िज़ाई हुदूद में तबाह किया गया है। तो अब अगर मजमूई इसकी लागत की बात करें, अब तक 2017 से लेकर अब तक यमनियों ने अमरीकियों को 7.3 या 7.2 बिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचा चुके हैं यमनी, यानी 7.2 बिलियन डॉलर के सिर्फ ड्रोन जो हैं यमन की फ़िज़ाई हुदूद में अब तक यमनी हौसी तबाह कर चुके हैं अमेरिका के। इसके अलावा वो लागत अलग है कि जो कि अमेरिकी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उन तमाम अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर, उनके साथ जो मिसाइल दागे जाते हैं उनके ऊपर, उनका जो एक्सपेंडिचर है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। और अगर ये पिछले 2 या 3 हफ्तों की बात करें तो इन पिछले 2-3 हफ्तों में अमेरिकी 1.2 बिलियन डॉलर से ज़्यादा खर्चा कर चुके हैं और उनके कोई भी खातिर खान नताइज अब तक अमरीकियों को हासिल नहीं हुए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की जो जारियत है यमन पर वो भी जारी है। बहुत सारे इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है जिसमें बहुत सारी गवर्नरेट शामिल है। खुसूसी तौर पे जो काबिल गौर बात है, ये वो तमाम इलाके हैं जहाँ से यमनी हौसी ऑपरेट करते हैं, यानी फिर सादा के इलाके हैं, हुदैदा के इलाके हैं, सना के इलाके हैं, इसके साथ साथ हज्जा का इलाका है जहाँ पे ये ड्रोन इस वक्त जो है ताज़ा तरीन तबाह किया है यमनी हौसियों ने। ये वो तमाम इलाके हैं जहाँ से यमनी ऑपरेट करते हैं और फिर इसराइलियों के ऊपर जो है वो हमले किए जाते हैं। इसके साथ साथ बहरा अहमर में जो अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, उसके जो डिस्ट्रॉयर्स मौजूद हैं, उन पे हमले किए जाते हैं। तो इस वक्त यमनियों के ऊपर यानी यमनी सिविलियंस के ऊपर इस अमेरिका की जो जारहियत है उसका सिलसिला जारी है। और एक बार फिर
हमला किया गया है यमन के ही इलाके हुदैदा के अंदर, जहां पे सिविलियन इलाकों को टारगेट किया है और अमरीकी इसको मंसूब कर रहे हैं कि उन्होंने हौसियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप यूट्यूब पे हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पे हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल पाक गोल्ड मीडिया को लाइक एंड फॉलो ज़रूर कीजिए, ताकि कोई भी अहम अपडेट आप मिस ना कर सकें। अब इसके साथ साथ चलते हैं। एक तरफ तो यमनी हौसियों ने हज्जा के इलाके में MQ-9 रीपर अमरीकी ड्रोन तबाह किया, दूसरी तरफ जो कार्रवाई हुई वो इसराइल के इलाकों पे की गई, यानी फिर एक दफ़ा इसराइल के बिन गुरियन एयरपोर्ट को टारगेट किया गया। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि एक तरफ तो अमरीकी MQ-9 रीपर ड्रोन के खिलाफ यमनी हौसियों ने हॉस्टाइल जो ऑपरेशन कर रहा था हज्जा के इलाके में उसको तबाह किया। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि एक तरफ तो यमनी हौसियों ने इस MQ-9 रीपर ड्रोन को तबाह किया हज्जा के इलाके में, इसके साथ ही साथ उसी 24 घंटे के अंदर और इसराइल के इलाकों पे जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें इसराइल के बिन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। इसके साथ साथ जो अशदोद शहर है उसके नज़दीक मशरक़ी एक बेस थी इसराइली, उसको भी टारगेट किया गया है, और उसके अंदर जो हथियार इस्तेमाल हुआ है यमनी हौसियों ने उसमें फ़लस्तीन 2 नामी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। देखने में आया है कि काफ़ी अरसे के बाद, यानी फिर तकरीबन कोई 2 या 3 हफ्ते के बाद यमनियों की तरफ से इस फ़लस्तीन 2 नामी हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, और अशदोद के इलाके में जो बेस थी ये जेरिको मिसाइल सिस्टम, उसके साथ साथ जो इसराइल का एरो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी बैटरीज इस इलाके में मौजूद थी, उसको टारगेट किया गया है। इसके साथ साथ जो UAV फोर्स है या उनके ड्रोन फोर्स हैं उन्होंने भी अशदोद के इलाकों में ड्रोन्स दागे हैं। इसके साथ साथ जो इसराइल का बिन गुरियन एयरपोर्ट है वहाँ पर भी जुल्फ़िकार नामी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए गए हैं। अब इस हवाले से यमनी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी का जो स्टेटमेंट है उसकी तरफ आपको लिए चलते हैं। The Yemeni Armed Forces Missile Force carried out a qualitative military operation with 2 ballistic missiles, one of which was the hypersonic Palestine 2 targeting the Sudat Mika base in the occupied Ashdod region east of the city. The base is a missile base for launching Jericho missile and Arrow missile batteries. The other missile, a Zulfikar type, targeted Ben Gurion airport in the occupied Jaffa area. The Yemeni Armed Forces unmanned aerial vehicle UAV carried out a military operation targeting a vital Israeli army target in the occupied Ashkelon region using a drone. अब इस वक्त ये 3 कार्रवाइयाँ हैं जिसका इजहार यमनी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें 2 तो ऐसी हैं, एक जिसमें फ़लस्तीन 2 नामी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल हुआ और दूसरी कार्रवाई के अंदर जुल्फ़िकार नामी बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल हुआ है। अब जो पहली कार्रवाई है इसमें सोदेद मोका की नाम की एक बेस थी इसराइली जो कि अशदोद के मशरिकी इलाके में मशरिकी रीजन में मौजूद थी, और ये वो बेस है जहाँ से इसराइल का जो दिफाई सिस्टम है यानी फिर जेरिको दिफाई सिस्टम, इसके साथ साथ जो एरो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी बैटरियां यहाँ पे नस्ब है, और जब भी कोई आने वाले मिसाइल्स होते तो उनके खिलाफ यहाँ से इसराइल का डिफेंस सिस्टम जो है वो हरकत में आता है और उन मिसाइलों को तबाह करता है। तो उसको इस वक्त यमनी हौसियों ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फ़लस्तीन 2 से टारगेट किया है और अपने अहदाफ तक ये पहुँचने में मिसाइल कामयाब हुआ है। आवाज़ की रफ्तार से कई गुना तेज़ सफ़र करने वाला ये मिसाइल है जिसको यमन लोकली प्रोड्यूस कर रहा है, और इस फ़लस्तीन 2 नामी हाइपरसोनिक मिसाइल से अशदोद की बंदरगाह के नज़दीक कार्रवाई की गई है जिसके अंदर एरो एयर मिसाइल सिस्टम की बैटरीज को नुकसान पहुंचाया गया। इसके साथ साथ जो दूसरी कार्रवाई हुई थी उसके अंदर इसराइल का बिन गुरियन एयरपोर्ट जो कि तिल अबीब का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको जुल्फ़िकार नामी बैलिस्टिक मिसाइल से टारगेट किया, और इसके नतीजे में भी अफरा तफरी इस तरह की मच गई, यानी जब ये मिसाइल दाखिल हुए हैं इसराइल की फ़िज़ाई हुदूद के अंदर तो फिर लाखों इसराइलियों को छुपने, अपनी जानें बचाने और बंकरों में छुपने पर मजबूर कर दिया। अफरा तफरी की कैफियत थी जो कि काफ़ी अरसे के बाद इसराइली इलाकों में देखी गई, यानी फिर यमनी हौसियों की तरफ से जो इन हमलों का सिलसिला था वो मौकूफ़ हो चुका था और अब इसका सुकूत तोड़ा गया है। काफ़ी अरसे के बाद लाखों की तादाद में इसराइलियों को अपनी जानें बचाने और भागने पे मजबूर किया गया है। बिन गुरियन एयरपोर्ट के साथ साथ जो दूसरी कार्रवाई हुई है उसके अंदर जो UAV फोर्स या ड्रोन फोर्स थी यमनी आर्म फोर्सेस की, उसने कार्रवाई करते हुए एशकेलोन के अंदर एक मिलिट्री टारगेट को निशाना बनाया है और उसके अंदर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। तो अब ये 3 कार्रवाइयाँ तो जो है इसराइल को लेकर यमनी हौसियों की तरफ से की गई, जबकि चौथी कार्रवाई हज्जा के इलाके में अमरीकी MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह करके की गई। तो ये 4 कार्रवाइयाँ हैं जो कि 24 घंटों में यमनी हौसियों की तरफ से अंजाम दी गई हैं, जिसके अंदर इसराइल को, इसके साथ साथ अमेरिका को भी दिन में तारे दिखाए गए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि 24 घंटों पहले एक ऐसी कार्रवाई हुई जो कि रशिया से की गई,
اسکندر ایم میزائل بیلسٹک میزائل استعمال کیے گئے اور یوکرین کے شہر سومی کو اس وقت ٹارگٹ کیا گیا جب یوکرین کے بہت ہائیلی آفیشل یعنی فوج کی ہائی کمانڈ اور اس کے ساتھ ساتھ جو یورپین فورسز ہیں ان کے درمیان ایک سومی کے علاقے میں میٹنگ چل رہی تھی. اس کو اسکندر ایم نامی رشین میزائلوں سے ٹارگٹ کیا اور اب اس کے نتیجے میں اس وقت یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ یوکرین فوج کے کمانڈر اسٹاف کو بھی ہلاک کیا جا چکا ہے اور ایک کثیر تعداد ہے یوکرین فوج کے کمانڈرز کی جو کہ اس حملے میں رشیا کی طرف سے ختم کیے گئے ہیں. Today the Russian Ministry of Defense reported that yesterday in Sumy a pinpoint strike was carried out with 2 Iskander-M missile on a meeting of the highest military leadership of Ukraine. The strike reportedly achieved its intended target, killing more than 60 Ukrainian armed forces personnel including command staff. اب اس وقت رشین وزارت دفاع کی طرف سے قبول کر لیا گیا ہے اس حملے کی ذمہ داری. یعنی پھر کل جو کارروائی سومی کے علاقے میں یوکرین کے شہر سومی میں ہوئی تھی جس میں ایک ایسی میٹنگ کو پن پوائنٹ ایکیوریسی کے ساتھ ٹارگٹ کیا گیا. اسکندر ایم ایک ایسا بیلسٹک میزائل جس کو یوکرین کی اس جنگ میں رشیا کافی دفعہ استعمال کرتا آیا ہے, اسی ہتھیار کا استعمال کرتے ہوئے 2 ایسے اسکندر ایم نامی بیلسٹک میزائل داغے گئے روس سے جنہوں نے آ کے اس میٹنگ کو سبوتاژ کر دیا. اس کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 60 ایسے یوکرینی آفیسرز ہیں یوکرین کی فوج کے جو ہلاک ہو چکے ہیں. اور اس کے اندر جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ اس حملے کے اندر یوکرینی فوج کا کمانڈ اسٹاف بھی ہلاک ہو چکا ہے, یعنی چیف آف اسٹاف جو ہے کمانڈ فورس کا وہ بھی ہلاک ہو چکا ہے. تو اب جو ہے اس وقت بہت کھلبلی کی سی کیفیت ہے یوکرین کے اندر اور یوکرین نے اب اس ایشو کو اس طرح اٹھانا شروع کر دیا ہے کہ رشیا نے اس کے سویلین علاقوں پہ کارروائی کی ہے, اسکندر ایم میزائل داغے گئے ہیں. لیکن اس وقت ان جنگی قوانین کی یوکرین کی ہی طرف سے خلاف ورزی کی گئی ہے. ایک ایسی جگہ پہ میٹنگ رکھی گئی جو کہ ڈینسلی پاپولیٹڈ علاقہ تھا اور وہاں پر میٹنگ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی طرح اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو مظلوم بنا کے پیش کیا جائے, جس کو اس وقت اسی طرح کا کارڈ یوکرین کی طرف سے کھیلا جا رہا ہے. یعنی پھر اس حملے کے بعد اپنے آپ کو دنیا کے سامنے مظلوم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ رشیا نے جو حملہ کیا ہے یہ سویلین علاقوں پہ کیا ہے, جبکہ ایسی میٹنگ کا انعقاد سویلین علاقوں میں ہی ایک بہت بڑی قانونی خلاف ورزی ہے جنگی قوانین کے حوالے سے. ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں اس وقت اسرائیل کا اخبار ہے معرف وہ یہ رپورٹ دے رہا ہے اپنے ان تمام اسرائیل کے فوجیوں کے حوالے سے جو کہ یا تو اس وقت حاضر سروس ہیں یا ریزرو فوجیں ہیں کہ جنہوں نے اب علم بغاوت بلند کر دیا ہے اور اپنی فوج کے خلاف اس جنگ کو ختم کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. یعنی اس وقت جو اسرائیلی فوج غزہ میں ایک شدید قتل عام کی سی کیفیت ہے, ایتھنک کلینزنگ کی جا رہی ہے, اس حوالے سے اب اسرائیلی فوج کے اندر بھی بغاوت شروع ہو گئی ہے. معرف ہیبریو 1525 soldiers, officers and general of the Israeli armored corps signed a petition demanding an end to the war. اب اس وقت 1525 ایسے اسرائیلی فوج کے آفیسرز ہیں, سولجرز ہیں, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جنرلز بھی اس میں شامل ہیں جن کا تعلق آرمرڈ کورس ہیں, یعنی وہ پاپیادہ فورس ہے یا پاپیادہ فورسز ہیں جو کہ اس وقت غزہ کے علاقوں میں جو ہے وہ موجود ہیں, وہاں لڑ رہی ہیں. اور اب ان کی طرف سے ایک ایسا پیٹیشن فائل کیا گیا ہے, اس پہ سگنیچر کر دیے گئے ہیں کہ جس میں اپنی حکومت سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ غزہ کے اندر یہ جو جنگ چل رہی ہے جو کہ بلا حاصل جنگ ہے, اس کا مقصد اب واضح طور پہ پوری دنیا کے اندر کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا جو مقصد ہے وہ فلسطینیوں کا خاتمہ ہے, ان کا اختتام ہے, ان کو چن چن کے مارنا ہے, نہ کہ اس وقت جو اپنے آپ کو بچانے کی جنگ ہے جو اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے دفاع میں یہ جنگ لڑ رہے ہیں. اب دنیا پہ یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ فلسطینیوں کے خاتمے کی جنگ ہے, یہ ایک جینوسائیڈ ہے. اور اب اسرائیلی فوج کے اندر سے بھی اب یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں, اور اب اسرائیلی فوج کے اندر سے ہی یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. یعنی پھر اس وقت 1525 ایسے فوجی ہیں جس میں بڑی پوسٹ کے جنرلز بھی شامل ہیں جن کی طرف سے ایک پیٹیشن فائل یا پیٹیشن سائن کر دیا گیا ہے کہ اس جنگ کو جلد سے جلد ختم کرو اور ان تمام پاپیادہ یا آرمرڈ کور کے جو فوجی اس وقت غزہ میں موجود ہیں ان کو وہاں سے نکالا جائے, ان کا انخلاء کیا جائے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت ایک طرف تو ایران اور امریکہ کے درمیان جو نیگوشیشنز ہوئی ہیں اس کے اندر بھی یہی شرائط رکھی گئی تھی کہ مکمل طور پہ غزہ سے اسرائیلی فوج کا انخلاء ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مکمل جو سیز فائر کی کیفیت ہے وہ غزہ میں نافذ العمل کی جائے گی. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اب جب سے یہ اسرائیل کے فوجوں کی طرف سے علامِ بغاوت بلند کیا گیا ہے تو کیا آنے والے وقتوں میں پھر اسرائیلی فوجیں اس طرح اپنا انخلاء کرتی ہیں غزہ سے, یا پھر اسرائیلی فوج کے اندر جو غداری کا یا منحرف ہونے کا ایلیمنٹ ہے وہ ہم بڑھتا ہوا دیکھ سکتے ہیں. یہ تھی اس وقت کی اہم اپڈیٹس. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا, اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.